गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। वेलकम टू गुड एजुकेशन। मेरा नाम है तनवीर सिंह और आज हम स्टार्ट करेंगे कंज्यूमर प्रोटेक्शन के आगे की जर्नी। कल हमने कवर अप किया भाई कंज्यूमर होता कौन है और उसके क्या राइट्स होते हैं और भी बहुत कुछ जाना। आज हम उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज पढ़ेंगे, जुडिशियल सिस्टम पढ़ेंगे और भी बहुत कुछ जानेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो चलिए दोस्तों देखते हैं हमारा टॉपिक, रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ कंज्यूमर। दोस्तों लॉ के अंदर इस बात को बड़े अच्छे से लिखा हुआ है, व्हेन वी टॉक अबाउट द राइट्स वी शुड फुलफिल द रिस्पॉन्सिबिलिटीज फर्स्ट। जी हाँ दोस्तों, ये बिल्कुल भी कहावत नहीं है, बात का बिल्कुल सिंपल सा मतलब है। अगर आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज फुलफिल करते हैं एज अ कंज्यूमर, तभी आप अपने राइट्स को इस्तेमाल कर सकते हैं, वरना आप शायद उनको इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे। हर एक रिस्पॉन्सिबिलिटी के अंदर बड़ी सटीक सी बात लिखी हुई है, केवल उसको समझते हैं क्योंकि मेन वही है। द फर्स्ट वन इज इंसिस्ट ऑन कैश मेमो। दोस्तों लॉ की नज़रों में कैश मेमो एविडेंस ऑफ ट्रांजेक्शन है, प्रूफ ऑफ परचेज है। मतलब जिसके पास कैश मेमो नहीं है वो कंप्लेन भी नहीं कर सकता। आप सेलर के पास जाएंगे, वो यही बात बोलेगा भाई कि आप कौन। तो इंसिस्ट ऑन कैश मेमो, कुछ भी हो बिल जरूर लीजिएगा। द सेकेंड वन इज रेफर लेबल्स केयरफुली। दोस्तों आज के टाइम लेबलिंग एक असेंशियल रिक्वायरमेंट है, एक लीगल रिक्वायरमेंट है। उस पर दी हुई जानकारी को ध्यान से गो थ्रू करिएगा, क्योंकि उसके बाद गलती आपकी होगी। टोबैको पे लिखा होता है च्यूइंग टोबैको इज इंजूरियस टू हेल्थ, तब भी आपने कंजम्पशन किया, कुछ हो गया, खुदा ना खास्ता कैंसर हो गया, तो क्लेम नहीं मिलने वाला, कहीं कंज्यूमर कोर्ट पहुंच जाए, जज साहब आपको लटका देंगे फांसी पे। जी हाँ दोस्तों, टू चेक ऑल द रेलिवेंट इंफॉर्मेशन गिवन ऑन द प्रोडक्ट before using it and while using it too. The third one is consumer must be honest. दोस्तों ऑनेस्ट का मतलब आपकी डीलिंग से है। आप उन प्रोडक्ट को खरीदिए जो लीगल गुड्स एंड सर्विसेज है। आप चोर मार्केट से शॉपिंग मत कीजिए उन जगहों पे जहां ऐसा डुप्लीकेट या सेमी डुप्लीकेट माल मिलता है। अगली चीज, कोई भी इंश्योरेंस पॉलिसी लेते टाइम आप कोई भी मटेरियल फैक्ट को हाइड मत कीजिए, उन्हें सारी बातें बताइए। आप अगर ईमानदार हैं तभी आप कह सकते हैं कि मेरे साथ बेईमानी हुई है, वरना वही वाली बात होगी कि बेईमान ने शोर मचा दिया कि मेरे साथ बेईमानी हो गई। द फोर्थ वन इज क्वालिटी कॉन्शियस। क्वालिटी कॉन्शियस का मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि आप ब्रांडेड प्रोडक्ट ही खरीदें। बस लॉ आपसे कहता है कि उन प्रोडक्ट को खरीदें जिनका क्वालिटी सर्टिफिकेशन है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप इलेक्ट्रॉनिक का कोई अप्लायंस खरीदते हैं तो ISI मार्क चेक कर लीजिए, इतना तो कर ही सकते हैं दोस्तों। यह है क्वालिटी कॉन्शियस की बात। क्वांटिटी कॉन्शियस मत बनिए, क्वालिटी कॉन्शियस बनिए। 10 रुपए बचाने के लिए हम रिफाइंड ऑयल का पैक्ड प्रोडक्ट नहीं खरीदते, लूज खरीद लेते ताकि 10 रुपए बच जाए। बस लॉ कहता है ऐसा मत करना, वरना एक्सप्लॉयटेशन तुम्हारा पक्का हो जाएगा। दोस्तों ये है 4 रिस्पॉन्सिबिलिटीज, इंसिस्ट ऑन कैश मेमो, रेफर लेबल्स केयरफुली, कंज्यूमर मस्ट बी ऑनेस्ट एंड कंज्यूमर मस्ट बी क्वालिटी कॉन्शियस। दोस्तों हमारी अगली रिस्पॉन्सिबिलिटी है कंज्यूमर मस्ट फाइल अ कंप्लेन। जी हाँ दोस्तों, चाहे आपके साथ एक्सप्लॉयटेशन छोटे अमाउंट का हुआ है चाहे बड़े अमाउंट का हुआ है, चाहे 35 की इंक हो या 3.5 लाख की गाड़ी हो, अगर एक्सप्लॉयटेशन हुआ है मस्ट फाइल अ कंप्लेन। लेकिन ध्यान रखिएगा उन्हीं कंप्लेन की जो जेन्युइन है। मतलब आपने किसी डीओ का ऐड देखा और कंप्लेन करने पहुंच गए कि हमने तो डीओ इस्तेमाल किया, हमारे साथ तो कुछ नहीं हुआ। नहीं दोस्तों, उन कंप्लेन को करिए जो जेन्युइन है और जहां लॉस छोटा है कि बड़ा मैटर नहीं करता। द सेकेंड वन इज फॉर्म कंज्यूमर ऑर्गेनाइजेशंस। दोस्तों लॉ ये आपको नहीं कह रहा कि आप किसी सोसाइटी का पार्ट बनो ही बनो, बट जहां हो सके आपको मौका मिले, क्योंकि लॉ बहुत फ्लेक्सिबल है, अपनी ऑर्गेनाइजेशन क्रिएट करें या किसी भी उसका पार्ट बने। क्योंकि एज अ सेलर एक बंदे को चीट करना आसान होता है, आप भी ये बात जानते हैं, जबकि 10 बंदों को चीट करना बड़ा मुश्किल होता है। द थर्ड वन इज सेव एनवायरमेंट। ये तो रिस्पॉन्सिबिलिटी है भाई, हमारी नैतिकता है कि जो भी ऐसी चीज़ें हम इस्तेमाल करते हैं उन्हें तरीके से डिस्पोज ऑफ करें, वेस्ट को अवॉइड करें, और वो सारी चीज़ें जो कहीं ना कहीं पॉल्यूशन में कंट्रीब्यूट करती हैं, प्लास्टिक के आइटम्स हो कुछ भी हो, उसका कंजम्पशन कम से कम कर दें या फिर यूज़ ना ही करें तो बढ़िया है। एंड दिस वन इज कंज्यूमर शुड हैव नॉलेज अबाउट मार्केट। दोस्तों अवेयरनेस बहुत ज़रूरी है। मतलब आप फ़ोन खरीदने जा रहे हैं तो आपको भी पता होना चाहिए कि फ़ोन के कौन कौन से ब्रांड्स आते हैं, वरना आपको बेवकूफ़ कोई भी बना सकता है। एक अजनबी को आप अपने मोहल्ले की किसी भी मिठाई की दुकान पे ले जाओ, वो मना नहीं करेगा, बिकॉज उसे पता ही तो नहीं है।
तो यू मस्ट हैव सम नॉलेज अबाउट द मार्केट सो दैट अ वाइज चॉइस कैन बी मेड। दोस्तों रिस्पॉन्सिबिलिटीज को NCERT में लिखा गया है और कोई भी हेडिंग नहीं है, ये हेडिंग बनाई गई है अलग अलग बुक्स को देखकर आप इन हेडिंग्स को याद कर सकते हैं, बिकॉज इट बिकम्स मोर इजी कि अगर आप हेडिंग में आंसर करते हैं तो। ये थी दोस्तों हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ कंज्यूमर। एंड रिमेंबर, राइट्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज आर द टू साइड्स ऑफ द सेम कॉइन। तो चलिए दोस्तों एक क्वेश्चन देखते हैं भाई रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ कंज्यूमर का। ये क्वेश्चन है 2009 का। वैसे तो मैं आपसे हमेशा कहता हूँ कि अब यहाँ से पढ़िए, एंडिंग से पढ़िए ताकि टॉपिक का पता लग जाए, बट यहाँ तो पता ही है टॉपिक का, तो स्टार्टिंग से पढ़ते हैं क्वेश्चन क्या है। राधा परचेज्ड सम हाउस होल्ड गुड्स फ्रॉम अ जनरल स्टोर। ठीक है जी, राधा जी ने गुड्स खरीदे हैं, कुछ घर का सामान ही खरीदा हुआ भाई, लिखा हुआ है। आफ्टर रीचिंग होम शी फाउंड अ फेस क्रीम विच शी हैड नॉट बिल्ड फॉर। दोस्तों लाइन ध्यान से पढ़िएगा, उनको एक अपने पैकेट में मिली फेस क्रीम जिसका बिलिंग नहीं कर रहा था। जी हाँ दोस्तों, धोखे से वही हो सकता है कि बैग में आ रही हो, शॉपकीपर ने उसकी बिलिंग नहीं कर रखी थी। आगे बढ़ते हैं भाई। आफ्टर चेकिंग द डेट ऑफ एक्सपायरी एंड अदर डिटेल्स शी स्टार्टेड यूजिंग इट। थोड़ा सा बेईमान है राधा जी भाई, वो शॉपकीपर के पास नहीं गई उनको बताने के लिए, ना वो क्रीम वापस करी, ना उसकी बिलिंग कराई और उसको इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। हम भी ऐसे ही करते हैं थोड़ा बहुत। हर फेस बर्न ड्यू टू द यूज ऑफ द क्रीम। वही दोस्तों ऊपर वाले की माया, चोर के साथ धोखा हुआ। जो क्रीम थी उसकी वजह से उनका फेस जल गया और खराब हो गया, उनकी खूबसूरती कम हो गई। अब दोस्तों क्वेश्चन क्या है भाई, वेयर शुड राधा फाइल अ कंप्लेन। राधा जी कहाँ पे कंप्लेन करें उनको बताइए। अगला भी है जस्टिफाई योर आंसर, मतलब आपको रीजन देना है दोस्तों। और अंडर कोपरा 1986, मतलब अंडर द एक्ट हु कैन फाइल अ कंप्लेन। अब इस क्वेश्चन के दो पहलू हैं। जो ये वाला है भाई, ये तो चतुर को आता होगा 100%, है ना भाई हमारा चतुर जो था, बिकॉज रटने वाला है हु कैन फाइल अ कंप्लेन, अ कंज्यूमर, एनी कंज्यूमर ऑर्गेनाइजेशन वगैरह वगैरह। बट दोस्तों ये वाला जो आंसर है ये तो हमारे रणछोड़ दास को आता होगा दोस्तों। जी हाँ दोस्तों, इसका आंसर बताइए क्या होगा, वेयर शुड राधा फाइल अ कंप्लेन। अब बच्चा जब ऐसे क्वेश्चन को पढ़ता है उसे लगता है कि वो कंप्लेन पक्का कर सकती है, कहाँ करना है खाली ये बताना है। दोस्तों पहले आपको जजमेंट इस बेसिस पे करना है कि क्या राधा जी कंप्लेन कर भी सकती हैं कि नहीं। आप बताइए, राधा जी कंप्लेन कर सकती हैं? दोस्तों वो कंप्लेन नहीं कर सकती, वरना ये तो वही होगा कि एक चोर दूसरे चोर के खिलाफ कंप्लेन कर रहे हैं। क्यों नहीं कर सकती? बिकॉज उनके पास क्या नहीं है दोस्तों, कैश मेमो नहीं है। कैश मेमो क्या होता है? एविडेंस ऑफ ट्रांजेक्शन, एविडेंस ऑफ परचेज, वो नहीं है। आपको कैसे पता सर नहीं है? उनके पास तो है, बिकॉज जब उन्होंने गुड्स खरीदे होंगे तो बिल लिया होगा। दोस्तों बिल जरूर लिया होगा क्योंकि लिखा नहीं है कि बिल नहीं लिया था, बट उस बिल में दोस्तों इस क्रीम का जिक्र थोड़ी है। ये फेस क्रीम, ध्यान से पढ़िए क्या लिखा हुआ है, विच शी हैड नॉट बिल्ड फॉर। बिल जरूर लिया उन्होंने, लेकिन उस बिल के अंदर, उस कैश मेमो के अंदर इस क्रीम का जिक्र नहीं था। तो आंसर आपका क्या शुरू होगा, राधा जी, राधा ही लिखिएगा, कैन नॉट फाइल द कंप्लेन बिकॉज शी डिडंट हैव द एविडेंस ऑफ ट्रांजैक्शन, दैट इज कैश मेमो। और कहीं ना कहीं दोस्तों आप चाहें तो ये भी एडअप करिएगा कि उन्होंने अपनी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी को भी वायलेट करा। कौन सी रिस्पॉन्सिबिलिटी को? ऑनेस्ट। दोस्तों कोर्ट कहता है कि कंज्यूमर ऑनेस्ट होना चाहिए। ऑनेस्ट माने ईमानदार होना चाहिए। अगर वो ईमानदार होती तो जाती उसके पास जिससे भी सामान खरीदा और कहती भाई आपकी जो क्रीम थी धोखे से मेरे पास आ गई है, मुझे ये नहीं चाहिए, आप वापस रख लीजिए, या फिर चाहिए तो इसकी आप बिलिंग कर दीजिए। अगर उन्होंने ऐसा किया होता तो आज वो पक्का कंप्लेन कर सकती थी, बट क्योंकि बिल नहीं है, जिक्र नहीं है बिल में उसका, तो वो कंप्लेन नहीं कर सकती। दो रिस्पॉन्सिबिलिटी हुई वायलेट। फर्स्ट वन इज कैश मेमो, जो लिया जरूर बट उसके हिसाब से तो नहीं है वो तो मना कर देगा। और दूसरी चीज, कंज्यूमर मस्ट बी ऑनेस्ट। यहाँ पे आपसे सिंपल क्वेश्चन ये पूछी गई है कि आप अपने आंसर को जस्टिफाई करिए। तो आपको सिंपल एक आंसर लिखना है जो कि बहुत जरूरी है। किस तरीके से लिख के आएंगे, नो राधा कैन नॉट फाइल अ कंप्लेन इन एनी कंज्यूमर कोर्ट बिकॉज शी डिडंट हैव द कैश मेमो विच इज एविडेंस ऑफ ट्रांजैक्शन, विच इज द एविडेंस ऑफ ट्रांजैक्शन। हमने अपनी बात भी कह दी, क्या बात कही है, नो, और उसको दोस्तों जस्टिफाई भी कर दिया एक वैलिड रीजन के साथ, जो ठीक रीजन है। बाकी ये चाहे तो आप एडअप कर सकते हैं कि कंज्यूमर ऑनेस्ट भी होना चाहिए। कहीं ना कहीं उन्होंने रिस्पॉन्सिबिलिटी को भी
वायलेट किया। रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ कंज्यूमर में कैश मेमो कई बार पूछा जाता है, क्योंकि गलती हमेशा यहीं पे होती है। कैश मेमो ना लेने का एक बहुत बड़ा रीज़न होता है कि आप कहीं ना कहीं वो टैक्स से थोड़ा बहुत बचना भी चाहते हो, इसलिए भी आप कैश मेमो नहीं लेते। तो कैश मेमो लीजिएगा, भगवान ना करे हादसा आपके साथ हो जाए। ठीक है दोस्तों, चलिए दोस्तों देखते हैं हमारा अगला टॉपिक क्या होते हैं कंज्यूमर कोर्ट्स, कैसे इसमें डील करा जाता है, और सबसे इंपॉर्टेंट बोर्ड में किस फॉर्म केस स्टडी आती है। सब सवालों के जवाब ढूंढेंगे आने वाले 5 मिनट के अंदर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस टॉपिक को, तैयार हो जाइए दोस्तों। 1986 वॉज द ईयर जब भारत सरकार ने हमारे देश में कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट लागू किया। कंज्यूमर्स को राइट्स दिए, रिस्पॉन्सिबिलिटीज दी, और साथ में एक बात और कही कि कंज्यूमर्स सुनो भाई बहुत ध्यान से, अब अगर तुम्हारा एक्सप्लॉयटेशन हो तो रोने की जरूरत नहीं है, जरूरत है आवाज उठाने की। नो मोर डिले इन जस्टिस। जी हाँ दोस्तों, इसको इंप्लीमेंट करने के लिए मैं दोबारा बता देता हूं, अब जरूरत नहीं है रोने की, जरूरत है आवाज उठाने की। नो मोर डिले इन जस्टिस। और कोर्ट ने 3 लेवल्स में इंप्लीमेंट करे हमारे कंज्यूमर कोर्ट्स। दोस्तों 3 लेवल है, क्यों? बिकॉज जुडिशियल सिस्टम वैसे ही बना हुआ है। डिस्ट्रिक्ट लेवल पे होता है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, स्टेट लेवल पे होता है आपका हाई कोर्ट, और नेशनल लेवल पे होता है आपका सुप्रीम कोर्ट। उन्हीं 3 लेवल्स पे कंज्यूमर कोर्ट्स को स्टैब्लिश किया गया। डिस्ट्रिक्ट लेवल पे बना डिस्ट्रिक्ट फोरम, स्टेट लेवल पे बना आपका स्टेट कमीशन, और नेशनल लेवल बना आपका नेशनल कमीशन। इसीलिए बोला गया इसको 3 टायर जुडिशियल सिस्टम, बिकॉज 3 लेवल्स पे आपकी फरियाद सुनी जाएगी। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात, सर फरियादी फरियाद लेकर जाएगा कहाँ पे? अब सबसे जरूरी बात यह होती है कि मान लीजिए फरियादी का एक्सप्लॉयटेशन हुआ, वो बेचारा कहाँ पे अपनी कंप्लेन करेगा फाइल। मान लीजिए कोई भी अपने दुश्मन को उसका एक्सप्लॉयटेशन हुआ है और वो आपके पास आ गया कि भाई सलाह दे मुझे, मैं कहाँ पे कंप्लेन करूँ। दोस्तों सबसे ज़रूरी जो डिसीजन है वो आपको लेना है क्लेम लिमिट का। अगर आपकी क्लेम लिमिट दैट मीन्स वैल्यू ऑफ द गुड्स और सर्विसेज प्लस कॉम्पनसेशन 20 लाख के अंडर है, 20 लाख तक है, तब तो आप जाइए डिस्ट्रिक्ट फोरम। अगर मान लीजिए 20 लाख से ज़्यादा है बट 1 करोड़ तक है, बहुत बड़ा अमाउंट है बंसीयार, यहाँ तक बात जाती है तो आप जाइए स्टेट कमीशन में। और अगर बात 1 करोड़ से भी ज़्यादा की है तो आप जाइए नेशनल कमीशन से। दोस्तों क्लेम लिमिट आप याद रखिए, बिकॉज बोर्ड में आने वाली केस स्टडी यही डिसाइडिंग फैक्टर पूछती है कि कहाँ पे कंप्लेन करनी चाहिए। तो आपको लिमिट याद कर लीजिए, 0 to 20 लाख मतलब 20 लाख तक, 20 लाख से एक्सीडिंग 1 करोड़ तक स्टेट कमीशन, और 1 करोड़ से भी ज़्यादा है भाई तो जाइए कहाँ पे? नेशनल कमीशन पे। अब दूसरी मेन चीज़ आपको याद करनी है, दैट इज अपील। मैंने कहा भाई फरियादी ने यहाँ बेचारे ने, मान लीजिए एक इंडिविजुअल मान लेते हैं मिस्टर ए, 15 लाख रुपए की उनकी कंप्लेन थी, डिस्ट्रिक्ट फोरम गए, कंप्लेन करा, डिस्ट्रिक्ट फोरम का जो फैसला है वो उससे सेटिस्फाइड नहीं है, फिर रोना शुरू। कोर्ट ने बोला है रोने की जरूरत नहीं है, जरूरत है आवाज उठाने की। अगर आप डिस्ट्रिक्ट फोरम के ऑर्डर से सेटिस्फाइड नहीं है तो आप अपील कर सकते हैं, बिल्कुल अपील कर सकते हैं। कहाँ पे? जो इनके फादर है समझने के लिए, स्टेट कमीशन को, बट विद इन 30 डेज। जी हाँ दोस्तों, 30 डेज को याद कर लीजिए, बोर्ड में केस स्टडी आ भी चुकी है कि 60 दिनों में मतलब 2 महीने बाद अपील करी गई तो स्टेट कमीशन आपको बहुत ही सुनाएगा, भर भर के सुनाएगा, एंटरटेन नहीं करेगा आपकी अपील को, बिकॉज टाइम पीरियड एक्सपायर हो चुका है। 30 डेज फ्रॉम व्हाट? फ्रॉम द डेट ऑफ पासिंग द ऑर्डर। जिस दिन डिस्ट्रिक्ट लेवल का डिस्ट्रिक्ट फोरम ने ऑर्डर दिया उसके 30 दिनों के अंदर आपको अपील करनी है, अगर आप सेटिस्फाइड नहीं है तो। अब सर मान लीजिए एक बंदा था, उसने यहाँ पे अपील करी जरूर, यहाँ से कहाँ पहुँचा? यहाँ पहुँचा, यहाँ का जो आया उससे भी सेटिस्फाइड नहीं है, स्टेट कमीशन ने भी ऑर्डर दिया उससे वो सेटिस्फाइड नहीं है, क्या वो आगे अपील कर सकता है? बिल्कुल अपील कर सकता है। अगर आप इसके ऑर्डर सेटिस्फाइड नहीं हो तो आगे पहुँच जाओ कहाँ पे? नेशनल लेवल पे क्या स्टैब्लिश है? नेशनल कमीशन। अब यही थोड़ा ट्रैप होता है जो बोर्ड में केस स्टडी आती भी है कि नेशनल कमीशन के भी ऑर्डर से सेटिस्फाइड नहीं है तो क्या अब भी वो अपील कर सकता है सुप्रीम कोर्ट में? दोस्तों यही बात मैंने लिखी भी हुई है, सुप्रीम कोर्ट में आप उन्हीं की अपील कर सकते हैं जो केसेस या जो कंप्लेन डायरेक्टली नेशनल कमीशन में करी गई थी। ये जो मिस्टर ए की बात कर रहा हूँ यहाँ से शुरू हुआ था, देखिए आप कितना बड़ा फरियादी है, यहाँ से यहाँ पहुँचा, यहाँ से यहाँ पहुँचा, अब यहाँ नहीं पहुँच सकता। हाँ एक इंडिविजुअल मिस्टर भी हैं, उनकी कंप्लेन मान लीजिए थी 1 करोड़ 25 लाख, यहाँ पे उन्होंने अपील का अपनी कंप्लेन करी, यहाँ का ऑर्डर आया नहीं है सेटिस्फाइड तो वो अपील कर सकते हैं सुप्रीम कोर्ट में। ये बात बहुत ध्यान रखिएगा, सुप्रीम कोर्ट के अंदर आप उन्हीं फैसलों की अपील कर सकते हैं
जो डिसीजंस और वो केसेस जो डायरेक्टली नेशनल कमीशन के अंदर फाइल हुए थे, उसकी पीछे वाली अपील आप आगे नहीं कर सकते। इस बात को ध्यान रखिएगा। दो ही फॉर्म की केस स्टडी ज़्यादा पूछी जाती हैं। क्या वो क्लेम लिमिट आपको याद रखनी है और अपीलिंग सिस्टम याद रखना है, कैसे कैसे अपील करी जाती है। 30 डेज याद रख लीजिए और ये साइकिल याद रख लीजिए कि यहाँ के फैसले की अपील यहाँ कर दी, यहाँ भी कर दोगे बट यहाँ नहीं कर सकते, सुप्रीम कोर्ट में आप अपील नहीं कर सकते। जी हाँ दोस्तों, दो टॉपिक कवर करें, एक तो अपील की बात करी और एक बात करी क्लेम लिमिट की। सर क्या और फॉर्म ऑफ क्वेश्चनिंग भी आ सकती है? डायरेक्ट क्वेश्चन भी देखा जा सकता है, 1 मार्कर हो सकता है। कौन कौन होता है डिस्ट्रिक्ट लेवल के अंदर, डिस्ट्रिक्ट फोरम के अंदर? बात वही है, मैं बार बार बोल रहा हूँ, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे है डिस्ट्रिक्ट फोरम। डिस्ट्रिक्ट फोरम के अंदर जनाब होंगे एक प्रेसिडेंट साहब और 2 मेंबर्स होंगे और इन दोनों में से एक महिला का होना अनिवार्य है, वन शैल बी अ वुमन। अगर आप बात करते हैं स्टेट लेवल पे बना हुआ स्टेट कमीशन, तो वहाँ भी प्रेसिडेंट और मिनिमम 2 मेंबर जिसमें से एक महिला का होना अनिवार्य है। आ जाइए नेशनल कमीशन में, तो प्रेसिडेंट और मिनिमम 4 मेंबर जिसमें से एक वुमेन का होना जरूरी है। ये भी आप बात ध्यान रख लीजिएगा। ये 1 मार्कर आता है, गिव द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द स्टेट कमीशन या फिर गिव द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द नेशनल कमीशन, डायरेक्टली आपको पता होना चाहिए। अब यहाँ एक ये चीज याद कर लीजिए, प्रेसिडेंट कौन हो सकता है, लाइक हु कैन बी अ प्रेसिडेंट। तो सिंपल सी बात याद कर लीजिए भाई, जुडिशियल सिस्टम है, ये तो है नहीं हम आईएएस सर या आईपीएस सर को बिठा देंगे। रिटायर्ड और वर्किंग जज ही होना चाहिए, बिकॉज जुडिशियल सिस्टम चल रहा है। सर रिटायर्ड और वर्किंग जज कौन किसका? बहुत सिंपल सा आंसर है, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे क्या होता है? डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का जज। स्टेट लेवल पे क्या होता है आपका? हाई कोर्ट का जज। और नेशनल लेवल पे क्या होता है आपका? सुप्रीम कोर्ट का जज। तो हु कैन बी अ प्रेसिडेंट? जिस लेवल में वो कोर्ट है, जो उस कोर्ट पे होता है, वही बन जाएगा उसका प्रेसिडेंट। दोनों बातें फैक्चुअल आपको याद रखनी है, कमेटी वाली बात हो जाए या फिर हु कैन बी अ प्रेसिडेंट, ये दोनों फैक्चुअल बातें हैं, आपको एज इट इज याद करनी, कोई केस स्टडी नहीं आएगी यहाँ से, ये डायरेक्ट क्वेश्चन का है। केस स्टडी इन्हीं 2 टॉपिक से आ सकती है, क्लेम लिमिट एंड अपील। ये दोनों बातें याद कर लीजिए, कुछ केस स्टडीज प्रैक्टिस करेंगे, ये टॉपिक कवर हो गया। तो चलिए दोस्तों देखते हैं भाई हमारी अगली केस स्टडी। टॉपिक है हमारा 3 लेवल जुडिशियल सिस्टम। टॉपिक तो आपको बता ही दिया, तो केस स्टडी यहाँ से पढ़ते हैं। केस स्टडी है क्या? हिमांशु परचेज द न्यू कार फ्रॉम गैलेक्सी मोटर्स फॉर ₹25 लाख। मुबारक हो भाई हिमांशु जी, 25 लाख की एक कार खरीदी इन्होंने। ही वॉज ऑफर्ड फ्री इंश्योरेंस फॉर द फर्स्ट ईयर, ठीक है भाई, एंड 3 फ्री सर्विसेज जो कि जनरली मिलती हैं। When Himanshu took car for the first service, he was told that the car was not new, मतलब ये कार नई नहीं है, and the first service has already been availed। कुछ समझ में आया? कंपनी ने बोले हिमांशु जी से कि कार तो नई है ही नहीं और पहली सर्विस ऑलरेडी आप अवेल कर चुके हैं। थोड़ी सी अजीब बात है हालांकि। He felt cheated, जी हाँ उनको लगा मेरे साथ तो बेईमानी हो गई, and filed a complaint in the। जब ये क्वेश्चन आया था तो आपको गिवन था कि उसने कंप्लेन कहाँ पे करी है। मैंने थोड़ा बहुत इम्प्रोवाइजेशन किया है ये जानने के लिए कि आप बताइए उसे कहाँ पे अपील करनी चाहिए थी, माफ़ कीजिएगा, कहाँ पे कंप्लेन करनी चाहिए थी, कहाँ पे उसने कंप्लेन की होगी बताइए? डिस्ट्रिक्ट फोरम? नहीं दोस्तों, अगर बात होती 20 लाख तक तब तो डिस्ट्रिक्ट फोरम। बात है भाई 25 लाख की, 20 लाख से ज़्यादा 1 करोड़ से कम, अप टू 1 करोड़, कहाँ जाएंगे? स्टेट कमीशन। जी हाँ दोस्तों, उसने अपनी कंप्लेन करी होगी स्टेट कमीशन में। ये लिखा हुआ था क्वेश्चन में हालांकि। Being not satisfied with the order, with the decision, स्टेट कमीशन का जो फैसला आया वो उससे सेटिस्फाइड नहीं था। After 2 months he decided to appeal against it। उसने कहा भाई मुझे आवाज़ उठानी चाहिए। कोपरा ने बोला है कि रोने की ज़रूरत नहीं है, ज़रूरत है आवाज़ उठाने की। अब उसने कहा भाई मैं आवाज़ उठाऊंगा इस फैसले के खिलाफ। कहाँ जाएगा पहले बताइए? नेशनल कमीशन का फादर कौन है? सॉरी, स्टेट कमीशन का बताइए जी फादर कौन है? जी हाँ दोस्तों, नेशनल कमीशन है। अब उसने कहा भाई मैं नेशनल कमीशन जाके अपील करूंगा। पहली बात समझिएगा, क्या वो अपील कर सकता है? पहला सवाल आपसे ये पूछा गया है, क्या वो अपील कर सकता है? आप बताइए हाँ क्या ना। आप बोले था बिल्कुल कर सकता है। कोर्ट में बोला गया है रोने की ज़रूरत नहीं है, ज़रूरत है आवाज़ उठाने की। लेकिन दोस्तों लॉ के अंदर ये भी बोला गया है कि जो लोग सोते रहते हैं उनके लिए अदालतें कभी नहीं खुली होती। मतलब दोस्तों 2 महीने बीत चुके हैं, टाइम तो देखिए 30 दिन का समय होता है, यहाँ पे 2 महीने बीत गए। जो लोग सोते रहते हैं इंसाफ उनके गेट पे थोड़ी आएगा। 2 महीने हो गए दोस्तों, ये बंदा अपील नहीं कर सकता।
No, he cannot appeal against the order of state commission because you have to make the appeal within 30 days from the date of passing the order. He cannot appeal. अगर यहाँ पे लिखा होता भाई 20 दिन लिखे होते मान लीजिए, तब दोस्तों क्वेश्चन आपसे ये पूछते कि क्या वो अपील कर सकता है, बोलते हैं यस जनाब अपील कर सकते हैं। तो कहाँ कर सकते हैं बताइए, डिस्ट्रिक्ट फोरम तो करेंगे नहीं, कहाँ करेंगे दोस्तों, फिर नेशनल कमीशन। केस स्टडी कराने का मकसद यही है कि आप 2-3 चीजें समझ पाएं उसकी, सिर्फ एक ना समझें। स्टेट कमीशन भी आपने पहचाना, यस और नो का आंसर भी आपने दिया, और यस होता तो कहाँ जाती बात, नेशनल कमीशन में, बिकॉज स्टेट कमीशन के ऊपर नेशनल कमीशन होता है, डिस्ट्रिक्ट फोरम तो उनसे छोटा होता है। ठीक है दोस्तों, तो ये थी हमारी केस स्टडी, एक सैंपल क्वेश्चन मान लीजिए किसका, 3 लेवल जुडिशियल सिस्टम का। तो दोस्तों हमारी आज की क्लास होती है यहाँ पे खत्म, और हम कुछ पढ़ें और डाउट ना आए, थोड़ी सी अजीब बात है दोस्तों, जब भी आप कुछ पढ़ें और डाउट आएगा तो घबराइएगा बिल्कुल मत। डाउट क्लियरिंग के लिए ग्रुप फॉर्म कर दिए जाएंगे, हमारा पूरा यूनिट लग जाएगा आपका डाउट क्लियर करने में, और डाउट्स को हम यहाँ पे डिस्कस भी करेंगे। टॉकिंग अबाउट द प्रैक्टिस, दैट इज टू इंपॉर्टेंट। प्रैक्टिस के लिए आपके ग्रुप पे प्रैक्टिस सेट पोस्ट कर दी जाएंगे, और क्वेश्चंस को हम यहाँ प्रैक्टिस भी करा करेंगे, घबराने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। एंड एट द एंड इट्स माय रिक्वेस्ट टू यू टू सब्सक्राइब द चैनल, टू शेयर द चैनल एज मच एज यू कैन, बिकॉज हर एक फ्रेंड जरूरी होता है। एंड रिमेंबर टू कलेक्ट द नोट्स, दैट इज टू इंपॉर्टेंट फॉर यू। Till the time we meet again, be the one you are, keep improving. God bless you all.